नमस्कार, खबर फास्ट पर बड़ा मुद्दा लेकर मैं हूं भविष्य त्यागी। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज आगाज हो चुका है। 22 मार्च तक चलने वाले सेशन में 8 मार्च को सीएम हरियाणा का बजट सदन के पटल पर रखने वाले हैं। इसके साथ ही विपक्ष भी पूरी रणनीति के तहत सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में। हालांकि आज बजट सेशन के पहले दिन सदन में क्या कुछ खास रहा, यह आपको बताएंगे और विपक्ष जिन मुद्दों पर सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, उन मुद्दों पर भी होगी चर्चा। शुरू करते हैं बड़ा मुद्दा। तो राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ सत्र का आगाज हुआ और अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों की चर्चा हुई है। राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने राज्य में भाई भतीजावाद खत्म किया और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाई। मेरी सरकार ने सुशासन से सेवा के संकल्प के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए काम किया है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि आदर्श समाज वह है जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित है। उनके ही सिद्धांतों की पालना करते हुए मेरी सरकार ने क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद से ऊपर उठकर हर क्षेत्र, हर वर्ग का समुचित विकास किया है। तो हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन में शोक प्रस्ताव पेश किया गया। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर सदन में शोक प्रस्ताव पेश किया गया और सदस्यों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वतंत्रता सेनानी उमराव सिंह यादव के निधन और हरियाणा के 17 वीरों के बलिदान पर भी शोक प्रस्ताव पेश हुआ। मंत्री और विधायकों के परिजनों के दिवंगत होने पर भी शोक प्रस्ताव पेश किया गया। नेता सदन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शोक प्रस्ताव पेश किया, फिर यह प्रस्ताव सदन से पास हुआ। इसमें स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही साथ 17 वीर शहीदों के बलिदान को नमन भी किया गया। तो वहीं बजट सेशन के पहले हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें विपक्ष ने सरकार को घेरने का पूरा प्लान तैयार कर लिया। बजट सत्र की हुई शुरुआत। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ आज से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। सदन में होगा घमासान। विधानसभा के बजट सत्र में किसानों को मुआवजा, पेंशन कटौती, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, नियम 134A के तहत दाखिलों पर घमासान होना तय है। बजट सेशन का शेड्यूल। चलिए सबसे पहले आपको हरियाणा विधानसभा के बजट सेशन का पूरा शेड्यूल बताते हैं। 4 और 7 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी है। 7 मार्च को ही मुख्यमंत्री जवाब भी देंगे। इसके बाद 8 मार्च को बजट पेश होगा। 9 से 11 मार्च तक सत्र अवकाश रहेगा। 12 और 13 मार्च को शनिवार रविवार की छुट्टी है। 14 से 16 मार्च तक बजट पर व्यापक चर्चा कराई जाएगी। 17 मार्च को सत्र अवकाश रहेगा। 18 से 20 मार्च तक राजकीय अवकाश है। 21 और 22 मार्च विधायी कामकाज के लिए निर्धारित किए गए हैं। 22 मार्च को ही सत्र अवसान होगा। सरकार को घेरने का प्लान। सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस ने मनोहर सरकार को सदन में घेरने की रणनीति तैयार की। इस बैठक के बाद नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 134A के मसले पर स्कूल वाले परेशान हैं, उनका मसला सदन में उठाया जाएगा। वहीं एक्सटेंशन लेक्चरर्स पर बीते दिन हुए लाठीचार्ज की गूंज भी सदन में सुनाई देगी। आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, गेस्ट टीचर से लेकर
एक्स सर्विसमैन तक की आवाज को सदन में उठाया जाएगा। आज जो इश्यूज हैं, जो हमारे ज्ञापन आए हुए हैं विभिन्न संस्थाओं से, जो परेशान है, जैसे अभी ये स्कूल वाले थे, 134 का है, या आशा के वर्कर हैं, और कल वो गीता जी वहाँ गई थी एक्सटेंशन लेक्चरर को वहाँ लाठीचार्ज किया गया, उनको महिलाओं को चोट लगी है। तो इस प्रकार से विभिन्न आशा वर्कर्स हैं, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, चाहे आपके गेस्ट टीचर्स हैं, या एसपीओज हैं, एक्स सर्विसमैन, जो कि 18,000 रुपये उनको महीने के मिलते हैं और कई साल से लगे हुए हैं अब, लेकिन किसी 55 साल उम्र हुई है उसको एक्सटेंशन नहीं दे रहे, जबकि वो सर्विस को उनकी सर्विस रेगुलराइजेशन है। इसके साथ साथ केंद्रीय बिजली मंत्रालय की ओर से भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड संशोधन नियम 2022 लागू किए जाने के बाद गरमाई सियासत की तपिश भी सदन में महसूस होगी। वहीं हरियाणा में निजी संस्थानों में स्थानीय युवाओं को आरक्षण के मसले में डोमिसाइल की समय सीमा कम करने के मुद्दे पर भी विपक्ष सदन में मुखर नजर आएगा। बहुत सारे इशू हैं, फिर बीबीएमबी का इशू है, फिर जो युवाओं के साथ जो धोखा हो रहा है, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट रेजिडेंस 15 से 5 साल कर दिया है, हमने जो दिया था, आपने दिया था ना उसका कॉल अटेंशन दिया था, वो रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन ये मुद्दे हम उठाएंगे। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सदन में एनसीआर का मुद्दा उठाया जाएगा और एनसीआर का एरिया न घटाने की मांग सरकार से की जाएगी। यूक्रेन में हरियाणा के छात्रों के फंसा होने का मुद्दा, प्रॉपर्टी आईडी के मुद्दे पर भी सरकार से चर्चा होगी। तो बजट को एनालाइज करने के लिए सरकार के एडहॉक कमेटी बनाने के विचार पर भी हुड्डा ने प्रतिक्रिया दी। एनसीआर का जो है, जो फायदा होना चाहिए, पहले तो मैंने अपने टाइम में इंक्लूड करवाए थे महेंद्रगढ़ तक, करनाल, भिवानी, जींद, सब एनसीआर, उसका बहुत लाभ मिलता है विकास में, बहुत उसको लाभ मिलना चाहिए कि एनसीआर का एरिया नहीं घटाना चाहिए। यूक्रेन का है, यूक्रेन का है जो उसका ला रहे हैं, और बीबीएमबी का भी ला रहे हैं, कॉल अटेंशन भी दी हैं, और प्रॉपर्टी आईडी की है, रेजोल्यूशन भी दिए हैं, और आपका एडजॉर्नमेंट मोशन भी दिए हैं पार्लियामेंट में। मैं तो पार्लियामेंट में रहा हूँ, वहाँ जब पहले नहीं होती थी, लेकिन जब मैं उस लोकसभा में था उस टाइम ये नया प्रथा शुरू हुई थी, स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाती थी। ये जो एडहॉक कमेटी कह रहे हैं, एक्चुअली ये स्टैंडिंग कमेटी है, जो बजट को एनालाइज करेंगे, बजट को डिस्कस करेंगे। इसका अगर सही मायने में इसका उपयोग लिया जाए तो लाभ भी हो सकता है, इसकी रिकमेंडेशंस भी मानी जा सकती हैं। खैर, विपक्ष ने मुद्दों की कमान में सवालों के तीर साध लिए हैं। अब सदन में विपक्ष के निशाने पर मनोहर सरकार होगी और सरकार के जवाबों पर विपक्ष के साथ साथ पूरे प्रदेश की नजरें टिकी होंगी। टीम खबर फास्ट। तो हरियाणा विधानसभा के बजट सेशन का आगाज हो गया है। विपक्ष के पास मुद्दे कई हैं सवाल। अब हरियाणा विधानसभा में कितना होगा हंगामा और कितना होगा काम, तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता वंदना पोपली हैं, प्रवक्ता कांग्रेस राय सिंह गुज्जर हमारे साथ हैं, और ओमकार सिंह प्रवक्ता एनएलडी, साथ ही डॉक्टर हवा सिंह अर्थशास्त्री हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। वंदना पोपली जी, आप ही से शुरुआत करूंगा। विधानसभा के बजट सेशन की आज शुरुआत हो गई है, विपक्ष के पास मुद्दे कई हैं, और हाल ही में जिस तरह से जो एक्सटेंशन लेक्चरर्स का मुद्दा उठा, लाठीचार्ज उन पर हुआ, ये कई सवाल, कई मुद्दे हैं, चुनौतियां आपके सामने बहुत हैं। देखिए, भविष्य आपने अपने डिबेट का जो शीर्षक है वो भी ये लिखा कि इस बार होगा आर पार। तो आर पार के लिए हम तो तैयार हैं, हम चर्चा के लिए भी तैयार हैं। हमने तमाम तरह की नई जो परंपराएं हैं वो भी शुरू की हैं। हमने जो सेशन है उनका समय भी बढ़ाया है। हमने बीच में तकरीबन 6-7 दिन का समय भी दिया है कि उस समय में वो बजट को पढ़कर उसके ऊपर फिर चर्चा कर सकते हैं, और उसके बाद अगर लगता है कि कुछ उसमें चेंजेस है या कुछ ऐड करना है तो उसमें ऐड भी किया, सुझावों को ऐड किया जा सकता है। इससे पहले भी हमने बहुत सारे चेंजेस लगातार किए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये टिकेंगे सही।
मैं तो कल से यही प्रश्न पूछ रही हूँ। राय सिंह जी थे कल शायद एक डिबेट पर, तो मैंने इनको यही कहा, क्या हुड्डा साहब टिकेंगे क्या? मतलब ये प्रश्न पूछ के बाहर निकल जाते हैं, जवाब ही लेना नहीं चाहते, या इनको पता होता है कि जवाब तो इसका मिल जाएगा, फिर हमारे पास आगे कुछ कहने को नहीं होगा, तो वो उस तकलीफ से बचने के लिए वो सदन से बाहर चले जाते हैं। तो आर पार के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। मुद्दे ये कितने ले आए, हर एक मुद्दे का इनको जवाब मिलेगा, क्योंकि हमने परफॉर्मेंस दी है, हम प्रदेश की जनता के लिए काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि बजट भी बहुत, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है मुख्यमंत्री जी पर, हमें पूर्ण विश्वास है अपनी सरकार पर, अपनी पार्टी पर, कि वो हमेशा जनता के हितों को सोचती है। तो बजट भी बहुत अच्छा आपके सामने आएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुद्दों को बोलने के लिए सिर्फ बोलकर चले जाना, या उसको उस पर जवाब सुनना, और जवाब सुनने के बाद अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन है उसके लिए रुकेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। हम तो चाहते हैं कि चर्चा लंबी हो, बहस हो, हर एक विषय को जनता के सामने लाया जाए, आपकी जो कमियां है वो भी सामने आए, आप जिन विषयों से भागेंगे वो भी पता चल जाए सबको। तो हम तमाम तरह से तैयार है। हमने नई परंपराएं इसलिए शुरू की है कि हम पूर्ण रूप से चर्चा के लिए तैयार है। मुझे याद है, मैं खुद विधानसभा में जो गेस्ट जहाँ पर लॉबी होती है, जो वहां पर बैठी हुई थी, और मैंने देखा कि किस प्रकार से एक प्रश्न उठाया, और जब हमारे मंत्री बोलते रहे कि कम से कम इसका जवाब तो सुन लीजिए, पर नहीं, कांग्रेस के जितने विधायक थे उठे और वो बाहर चले गए। तो एक स्वस्थ चर्चा की उम्मीद मुझे है, लेकिन मुश्किल लग रहा है देखने में कि ये पहले भागेंगे और बाद में देखेंगे क्या होता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मैं लौटूंगा आपके पास, राय सिंह गुज्जर साहब और ओमकार सिंह साहब। मैं एक सवाल मैं आप दोनों से लूंगा, क्योंकि देखिए एक बार पिछले जब सेशन में भी ये सवाल हो रहा था कि विपक्ष जो है मुखरता से मुद्दे उठाएगा, सवाल पूछेगा, और दुष्यंत चौटाला, डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बात कही थी, विपक्ष तो हर बार तैयारी के साथ आता है लेकिन जवाब मिल जाते हैं फिर वॉकआउट कर जाते हैं। राय सिंह गुज्जर साहब। देखिए त्यागी जी, जिस प्रकार हमारी भाजपा की प्रवक्ता ने कहा कि हम मुद्दों से भाग जाएंगे सुनने से पहले, ऐसा एक बार नहीं, कभी नहीं हुआ है। ये सच्चाई है, लोकतंत्र में विपक्ष का काम है कि हम मुद्दों के साथ, तैयारी के साथ, तथ्यों के साथ, जनता की भावनाओं के साथ जो सरकार खिलवाड़ कर रही है उसको लेकर हमेशा सदन में और सड़क पर हमारी कांग्रेस की पार्टी, हमारी लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय कुमारी शैलजा जी और हमारे विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हर बार सक्षम नजर आए, हर बार सशक्त तरीके से हमने अपनी आवाज को उठाया है। लेकिन क्या होता है कि जिस बात को हम पूछते हैं, जो तैयारी हमारी होती है, जो भावनाएं जनता की हैं, जो जवाब जनता के हैं, जब हम उनको रखते हैं इनके पास जवाब नहीं होते, ये गोल मोल करते हैं, बात करते हैं सड़क की, बताते हैं हवाई जहाज की कि हमने हिसार में हवाई जहाज खोल दिया, वहां पर हवाई जहाज उतरेंगे, बात करते हैं हवाई जहाज बेच दिए तो बात करते हैं किसान की एमएसपी देंगे, जब एमएसपी देने की बात करते हैं तो कहते हैं कि मजदूर की बात करो, युवा की बात करो, रोजगार की बात करते हैं तो वहां पर हरियाणा रोजगार ना देने में प्रथम स्टेट है। अरे भाई, इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है, कोई बात नहीं है। वंदना पोपली जी, मेरी बहन, मेरे पास कुछ प्रश्न आपके लिए, जैसे ही त्यागी जी मुझे अनुमति देंगे मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा कि पिछले सेशन में जब हमने बात रखी थी, जब हम लगातार पिछले 6 महीने से सेशन के बाद भी सड़कों पर जनता की आवाज को उठा रहे हैं, वो प्रश्नों को उत्तर आपके पास है कि नहीं है? पूरी की पूरी सरकार जो है केवल अचीवमेंट की सरकार है, उत्सव की सरकार है, बहकाने की सरकार है, और लेकिन विपक्ष सजग है, मजबूत है। हम हर प्रकार से इनसे सवाल करेंगे, उम्मीद करेंगे कि मुख्यमंत्री जी और इनकी सरकार जो हम चाहेंगे, जो जनता की भावनाएं हैं, जनता के प्रश्न हैं, हमने 150 से अधिक प्रश्नों की लिस्ट जो है विधानसभा अध्यक्ष को पहुंचाई है। हमारे 27 से अधिक विधायकों को पिछली बार उनके प्रश्नों को उत्तर नहीं मिले, कमाल की बात कर रहे हैं। जनता जानती है, सच्चाई के साथ हम बात रखेंगे। चलिए ठीक है, सब मुद्दे क्या होंगे इस पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन इसी बात पर एक कमेंट ओमकार सिंह साहब का भी ले लूं। भूषण जी, आज की चर्चा बहुत, और मैं चाहूंगा मुद्दे पर ही रहें और पॉइंट टू पॉइंट बात तो ज्यादा बढ़िया रहेगा जी। आज सबसे पहले बात करता हूं मैं अपनी बहन से 134A की शिक्षा की। आज कोरोना काल में हमारे बच्चों के अभिभावकों के पास फीस के लिए पैसे नहीं है, और हमारे जो स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज थे, उन्होंने स्कूलों का तो 1 वर्ष का प्रॉपर्टी टैक्स माफ कर दिया कोरोना काल का, लेकिन किसी अभिभावक का, आम जनता का नहीं किया, क्योंकि स्कूल वाले बेचारे गरीब हैं। दूसरा मैं बताना चाहूंगा, 134A में बच्चों ने पेपर पास कर लिए लेकिन एडमिशन अभी तक नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? स्कूल वाले अपनी जगह सही हैं। स्कूल वाले कहते हैं सरकार पिछले 7 साल से पैसे नहीं दे रही, और यहाँ तक कि 9वीं से लेके 12वीं तक की
अभी तक वंदना पोपली जी आपकी सरकार ने फीस भी निर्धारित नहीं की है कि कितनी फीस स्कूलों को देनी है। धारा 7A के मामले पे आ जाइए, वैध और अवैध के चक्कर में प्रदेश की जनता को सरकार ने गुमराह करके बर्बाद कर दिया। रजिस्ट्रियां सब तरह की बंद कर दी हैं। कहते हैं नई कॉलोनियां हम रेगुलर करेंगे, और जो कॉलोनियां रेगुलर हैं उनकी धारा 7A के सब सेक्शन 3 में स्पष्ट लिखा है कि किसी भी नियम के तहत जो सरकार कॉलोनियों को रेगुलर कर देगी उन पर धारा 7A लागू ही नहीं होगी। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, तहसीलदार और डीटीपी इन्होंने धारा 7A सरकार द्वारा नियमित कॉलोनियों पर भी लागू कर दी गई है। इसके अलावा मैं आना चाहूंगा प्रॉपर्टी आईडी पर। प्रदेश में 40 लाख नई प्रॉपर्टी आईडी बना दी गई है, जिसमें से 30 लाख पुरानी प्रॉपर्टी आईडी है जो पुरानी की नई कर दी गई है, और 10 लाख नई प्रॉपर्टी आईडी का सृजन हो गया। आप उषा जी हैरान हो गए, आज मेरा नाम ओंकार सिंह है, कल को मेरा नाम क्या करतार सिंह हो जाएगा? प्रॉपर्टी आईडी 10 साल के बाद इन्होंने बदल दी, और जो 40 लाख नई प्रॉपर्टी आईडी बनाई है उनमें से मेरी बहन अपनी प्रॉपर्टी आईडी चेक करना, वहां वंदना पोपली की जगह नाम कोई और लिखा होगा, गज कुछ और लिखा होगा, फादर नेम पति का नेम कुछ और लिखा होगा, मल्ले और गली का नाम कुछ और लिखागा। हंसने से बात नहीं बनेगा, बहुत गंभीर मुद्दा है। 40 लाख लोगों को आपने कटहरे में लाके खड़ा कर दिया। 40 लाख नई प्रॉपर्टी आईडी बना दी, और 30 लाख वो पुरानी प्रॉपर्टी आईडी। क्यों भाई, पुरानी प्रॉपर्टी आईडी में क्या दिक्कत है? उसको भी नया नाम दे दिया, ओंकार सिंह को करतार सिंह बना दिया। ये क्या मतलब हुआ? इसके अलावा नगर परिषद में जितना करप्शन आज की डेट में किसी भी स्थानीय निकाय विभाग में, आप म्यूटेशन के लिए चले जाइए, प्रॉपर्टी आईडी बनाने के लिए चले जाइए, टैक्स पे के लिए चले जाइए, एनडीसी लेने के लिए चले जाइए, और तो और आधार कार्ड में ठीक करवाने के लिए चले जाइए, आपको किलोमीटर लंबी लाइन लग जाएगी। और कोई भी काम करने के लिए आपको कोई ना कोई दलाल पकड़ना पड़ेगा। मेरी बहन, इतनी व्यवस्था हो चुकी है हरियाणा में। आप कह रहे हो मुद्दों से भागने की बात, मुद्दों से आप भागोगे। आप चर्चा का विषय में चर्चा पे आइए, एक एक पॉइंट पे बात कीजिए, एक एक पॉइंट पे जवाब दूंगा मैं आपको। आपकी सरकार हर मुद्दे पर फेल है। आम व्यक्ति और गरीब आज बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। मैं जवाब, ठीक है सर, मैं जवाब ले लूं, लेकिन एक बार फिर से मैं रिएक्शन दूंगा गुज्जर साहब का। मुद्दों पर सवाल नहीं हो पाया था। ठीक है सर, आपने मुद्दे रख दिए। ठीक है सर, ठीक है, मैं आऊंगा, लौटूंगा आपके पास भी, मैं आ रहा हूँ। गुज्जर साहब, एक बार प्रदेश में इस वक्त जो मुद्दे, इस बार जो प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस पार्टी, क्या कुछ मुद्दे? देखिए त्यागी साहब, जिस प्रकार आपने इस हमारे प्रतिष्ठित चैनल में जिस प्रकार आपने शुरुआत में कांग्रेस की ललकार को बताया है, वो सभी तमाम मुद्दे, चाहे वो जिस भी प्रकार से किसान मजदूर व्यापारी का हो, हर बात को हम उठाएंगे। लेकिन कुछ बात है कि कोरोना काल को लेकर जिस प्रकार सरकार ने लगातार बात की थी कि हम कोरोना में व्यक्ति को, प्रभावित लोगों को सुविधा देना चाह रहे थे, और बड़े बड़े ढोल पीटे गए, बड़ी बड़ी बातें की गई। इस चैनल पर बैठकर 6 महीने सरकार ने बड़े बड़े आंकड़े दिखाए। मैं अपनी बहन से पूछना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री केयर फंड है उसमें से 10-10 लाख रुपए मृतकों को देने की बात की। प्रदेश के अंदर कितने आवेदन आए और कितनों को मिला? इनके पास कोई आंकड़ा हो तो जरूर बताएं। इसके अलावा बीपीएल कार्ड धारकों को 2-2 लाख रुपए देने की बात की थी। लगभग प्रदेश में 2200 के आवेदन आए, कितने लोगों को उस परिवार को लाभ मिला उसका बताएं। किसान की एमएसपी की बात करते थे, एमएसपी पर केंद्र सरकार ने कटौती कर दी है। खाद किस प्रकार, डीएपी और उर्वरक किस प्रकार हरियाणा में बिकता रहा, दलाली की गई, उस पर सरकार मौन रही। आज तक स्थिति है, एग्रो माल इन्होंने बेच दिए हैं। प्रदेश में हमने 5 एग्रो माल स्थापित किए थे, क्यों बेचे गए हैं उसका जवाब देना है। सूरजमुखी बीज पर जो 500 रुपए प्रति एकड़ हमें मिलता था, आज दलालों ने और सरकार की नाकामी से 1600 रुपए प्रति एकड़ के लगभग बिक रहा है। और इसके अलावा जो बीमा कंपनियों का लाभ था वो 47 से 57 और आज 67% उनको मिल रहा है। किसान को केवल 12% उसका मूल्य मिलता है, और बाकी दलाल खा रहे हैं। उसकी जांच क्यों नहीं करते? और यमुनानगर में 30,000 जो एकड़ के लगभग पिछले बरसात में ओलावृष्टि हुई, उस पर कोई मुआवजा, कोई सर्वे आज तक नहीं किया गया। कोई आंकड़ा हो तो बताए। शिक्षा में इन्होंने जिस प्रकार से 40,000 से अधिक बच्चे आज भी 134A के तहत दाखिले से वंचित हैं, उस पर सरकार ने क्या किया? और प्राइवेट एसोसिएशन ने कहा कि हमें पिछले 5 साल से जो हमारा फंड है वो सरकार नहीं दे पा रही है, उस पर क्या इनकी तैयारी है? सरकार क्यों नहीं दे रही है? क्या घोटाला करना चाहती है? इसके अलावा एक्सटेंशन लेक्चरारों पर जिस प्रकार अत्याचार किए गए, उनकी तनख्वाह, उनको सुविधा क्यों नहीं दे रही है? और
स्कूल जो है, जो शिक्षा होती है, मौलिक अधिकार होता है, इन्होंने दर्जनों से अधिक स्कूल क्यों बंद कर दिए? अरे हमने तो सैकड़ों किलोमीटर, देश में रहा उदाहरण रहा है हमारा कि हमने शिक्षा के लिए सैकड़ों किलोमीटर तक भी स्कूल बनाए, चलाए, चाहे वहां पर एक भी बच्चे को शिक्षा देना सरकार का अधिकार होता है। और इसके अलावा मैं बात कर रहा हूं कि जिस प्रकार इन्होंने फर्जी वैक्सीनेशन के आंकड़े जो हमारे हरियाणा के पंचकूला में, फतेहाबाद में, सिरसा में, कुछ जिलों में आए हैं, मृतकों को वैक्सीनेशन के लाभ दे दिए, उनका नंबर, क्योंकि इनकी मिली भगत है डाटा कंपनियों के साथ, क्योंकि डाटा कंपनी भी बड़े आदमी की है, चाहे वो रिलायंस हो, जियो हो, जो भी है, उन लोगों के साथ डाटा है और वैक्सीनेशन भी उनके माध्यम चलती है। तो फर्जी लाखों आंकड़े उन्होंने तैयार करके लोग, उस पर सवाल है हमारा। और रजिस्ट्री घोटाला, 23,000 रजिस्ट्रियां की गई, 36 से अधिक शहरों में अवैध कॉलोनी और स्टाम्प शुल्क के नाम पर कम राशि ली गई। तो उसका 4 जो रजिस्ट्री है वो उसका क्या किया? 400 करोड़ का घोटाला रहा है। इस प्रकार भर्ती घोटाले, अरे भर्ती अटैची में किस प्रकार भी की, जांच बंद है, श्वेत पत्र नहीं है। और रोजगार के मामले में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। सीएमएमआई आंकड़े को नहीं मानो, लेकिन केंद्र सरकार के जो भी आंकड़े हैं, चाहे वो इकोनॉमिक सर्वे है, चाहे वो सर्वे एजेंसी है, उसके आंकड़े भी हरियाणा को कमजोर साबित करें। तो पूरे का पूरा प्रदेश इन्होंने लूट लिया है, बहका रहे हैं। और आज हालत क्या है, मुझे हर प्रश्न को उत्तर चाहिए, तब जाकर हम बात करें। चलिए ठीक है, मैं एक एक करके जवाब ले लूंगा। और मैं एक बार जरा हवा सिंह साहब का भी रुख करूंगा। हवा सिंह साहब, इकोनॉमिकल तौर पर क्या चुनौतियां प्रदेश सरकार के लिए बजट को लेकर इस बार? आगे जी, मैं पहले तो आप धन्यवाद करता हूँ कि आप एक बड़ा अहम मुद्दा है और उसको डिस्कशन का अपोजिशन को और रूलिंग पार्टी दोनों को मौका दिया है कि वो अपने बात रखें। ये देश, हरियाणा के देशवासियों के लिए सरकार के लिए इम्पोर्टेंट है और जो मेरे भाई मिल रहे हैं उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक ऐसा बजट होता है जब आप एक साल का लेखा जोखा जो है सदन में रखते हैं कि आपने पिछले साल जो बजट में किया था, जो वायदे किए थे, पैसा खर्च करने के डिफरेंट सेक्टर में वायदे किए थे, क्या वो ठीक तरह से खर्च हो पाए हैं, इम्प्लीमेंट हो पाई है सरकार की पॉलिसी जी। तो अपोजिशन का काम है कि उनको देखे बजट में कि जो बजट में प्रावधान किए गए थे खर्चे के लिए, खेती के ऊपर या सेहत के ऊपर या शिक्षा के ऊपर, क्या वो प्रॉपर तरीके से उतना इन्वेस्टमेंट हुआ है या उसमें खामियां, जैसे मेरे भाइयों ने पोजीशन के, मैं जानता हूँ कार जी को बहुत अच्छे जानता हूँ, इन्होंने बड़े अच्छे मुद्दे रखे। परंतु बात तो है ना, आप तो ये बहुत जरूरी है इस बात का जानना कि हमारा बजट को जरूरी जानना कि उसमें हमारे खर्चा कितना हुआ है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। भाई कितना टोटल खर्चा हुआ बजट में, कितना हमारे पास रेवेन्यू है, कितना हम उधार ले रहे हैं पैसा, कितना सेंटर से हमें एड मिल रही है, कितना फिजिकल डेफिसिट है। तो ये जो चीजें हैं हमारे पोजीशन के भाइयों को बहुत जरूरी उठानी और सरकार का काम उनका जवाब दे जी। बहुत से इशू हैं, जैसे हेल्थ का इशू है, जैसे अभी एजुकेशन का इशू रखा है। मैं एजुकेशन से भी जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं 35 साल तक प्रोफेसर कर रहा हूँ। तो जैसे लेक्चर्स का के साथ जो भी हो रहा है या जो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज में काफी पोजीशन खाली हैं, तो ये सरकार इसका जवाब देगी। और अपोजिशन का जो है हमारे भाई जो है उनको विद फैक्ट आना चाहिए, क्योंकि हल्ला गुल्ला करने से हमारा देश समाज आगे नहीं आएगा। बिल्कुल, जब तक हम फैक्ट के साथ बजट में हमारे एमएलए नहीं जाएंगे, मंत्री नहीं जाएंगे। मैं जानता हूँ, मैं काफी मंत्रियों को भी जानता हूँ मैं कि उनको ये नहीं पता बजट क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू सीट क्या होता है, फिजिकल बजट क्या होता है। पूछ लीजिए आप किसी से पूछ लीजिए, मेरा ओपन चैलेंज है। तो ये चीजें उनको ना व्यक्तिगत इशू के बजाय ये हो गया वो हो गया, उनको जो है ना ऐसे अपने फैक्ट के साथ आना चाहिए और सुझाव भी देने चाहिए पोजीशन को। जैसे मैं एक मुद्दा रखना चाहता हूँ हमारे पोजीशन भाइयों के आगे कि हमारे किसी भी सरकार ने एक्सपोर्ट कारपोरेशन फॉर एग्रीकल्चर नहीं बनाया। किसी भी सरकार ने हरियाणा में 1966 से लेकर आज तक इस बात का सर्वे नहीं करा कि लाडवा एरिया में मक्की बहुत होता, आलू बहुत हो, अब यहाँ पर कोई इंडस्ट्री लगाए जी, या मक्की ज्यादा उत्पादन तो कोई हम शराब की फैक्ट्री लगाए, या बाजरा ज्यादा पैदा होता है वहाँ पर बिस्कुट की इंडस्ट्री लगाए। तो हमारे जो हमारे देश में एज ए देशवासी बोल रहा है, नागरिक कर रहा हूँ आप सभी से, इनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे मुद्दे लेके आए भी आपने इस क्षेत्र में क्या किया है जिससे कि रोजगार बढ़े। जब तक हमारे आर्थिक मजबूती नहीं होगी, जब तक हमारे पास आमदन के साधन सरकार के नहीं बढ़ेंगे, तो सरकार कैसे बेरोजगारी को दूर करेगी।
कैसे इंडस्ट्री लगाएगी, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगी, कैसे हॉस्पिटल बनाएगी, कैसे सड़कें बनाएगी। तो ये चीजें जो ना, मैं तो ये हमारे पोजिशन के दोनों भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो इस प्रकार जो ना, एक मैंने बुरा अच्छा कहना है किसी को, वो जो ना 2 दिन बोलेंगे उनका वो बाहर निकाल देंगे, वो चले जाएंगे, सरकार अपना पास लेके काम कर देगी। तो इस प्रकार बहुत से ऐसे इश्यूज हैं कि हमारे भाइयों को जो ना, उनको भी फैक्ट आना चाहिए और सरकार को जवाब भी फैक्ट देना चाहिए। ठीक है सर, जिससे कि आम व्यक्ति का भला होगा। बिल्कुल सर, मैं लूंगा जवाब वंदना पोपली से भी, जिस तरह के आरोप लगाए हैं और जो आपने कहा वो भी बहुत सही बात कही कि तर्क संगत हम मुद्दों पर बात करें और उसका जवाब दें, ताकि उसमें कहीं ना कहीं एक निष्कर्ष निकलता दिखाई दे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद तुरंत वापस लौट रहा हूं। बाकी सब बाद में, पहले सुन मेरी बात रे। लाइफ के टेढ़े मेढ़े रोड पे होंगी चुनौतियां हर एक मोड़ पे, बट हमने कभी ना फिक्र की, पर हमने कभी ना फिक्र की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC। लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो, बीमारी, कमजोरी। 2 दिन का फायदा, फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। कबीर अमृतजाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 गुण, लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके हैं कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक, आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइन सिरप। डाइजीन टैबलेट्स एसिडिटी और गैस से दे जल्द आराम। सिर्फ ₹1.46 प्रति टैबलेट। स्वादिष्ट फ्लेवर्स में उपलब्ध। मेरे इंस्टीट्यूट में डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट टू एंड कंप्लीटली सिखाई जाती है। लाइव प्रोजेक्ट्स, ग्रुप डिस्कशंस, केस स्टडीज के साथ अगर कोर्स कंप्लीट हो जाए ना, तो ही बेस्ट रहता है। सबसे बड़ी बात होती है 100% प्लेसमेंट, जो HSIM के अलावा कोई और नहीं देता। Fast forward your career with HSIM Digital Marketing Institute। न हल्ला न बवाल, सीधा सवाल, बड़ा मुद्दा, हर शाम 7:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। हरियाणा विधानसभा के बजट सेशन की शुरुआत हो गई है। विपक्ष की तरफ से मैं कहूं कि कांग्रेस ने इसको लेकर एक बैठक भी की, उसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। किन मुद्दों को लेकर सदन में सरकार से सवाल पूछने, और इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार फिर से परिचय जल्दी से आपका करा दूं। वंदना पोपली, प्रवक्ता बीजेपी, राय सिंह गुर्जर, प्रवक्ता कांग्रेस, ओमकार सिंह, प्रवक्ता NLD, और डॉक्टर हवा सिंह, अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वंदना पोपली जी, कई मुद्दों को लेकर, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता की बात हो या फिर NLD के प्रवक्ता की बात हो, कई मुद्दों पर उन्होंने सवाल पूछे था। मुझे लगता है कि आपने नोट भी किया होगा। जवाब आपका क्या? एक एक बात का जवाब दूंगी भविष्य। सबसे पहले राय सिंह गुर्जर जी की बात का मैं जवाब दे दूं। उन्होंने जब आपने उनको पहली बार बोलने का मौका दिया था, तो उन्होंने कहा कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता, हम किसी और विषय पे बात करते हैं, आंसर किसी और विषय पे मिलता है। मुझे याद है प्रश्न पूछकर जब आप बाहर चले जाते हैं, आप आंसर ही नहीं सुनते, आप जवाब ही नहीं सुनते, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उसका जवाब सही था या गलत था? आपने तो उसको सुना ही नहीं, आप उठकर चले गए। और ये मेरे सामने की बात है, और लगातार हम लाइव भी देखते हैं कि किस प्रकार से उठकर चले जाते हैं। हमारे मंत्री कहते रहते हैं कि आपने तो अपनी भड़ास निकाल ली, कम से कम हमारी तो सुन लो, तब आप जवाब नहीं देते। एक प्रश्न भी आया था, ये भी आरोप लगा रहे थे ना मैम कि सवाल होता है सड़क का, आप बात करते हैं हवाई जहाज का। मैं कह तो रही हूँ, सुनते ही नहीं है ना। सुनेंगे तभी तो पता चलेगा। और क्या विधानसभा में ऐसा संभव है कि जो प्रश्न पूछा जाए उसका जवाब नहीं मिले?
अगर वो देश की सबसे बढ़िया लोकसभा है तो प्रदेश में तो विधानसभा है। तो ऐसा हो सकता है कि आप हवाई जहाज का प्रश्न पूछ रहे हैं तो उत्तर कहीं और का मिल रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। लेकिन ठीक है, यहाँ पर डिबेट में बैठकर कुछ भी बोल सकते हैं, यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा और यहाँ पर कहीं भी कुछ मेंशन नहीं हो रहा। दूसरी बात, आपने यहाँ पर बात की, आपने किसानों के हितों की बात करी। मुझे याद है कि 2-2 रुपए के चेक आया करते थे, चलिए मैं उसके बारे में जिक्र नहीं करती। आपने एग्रो माल का जिक्र किया, मुझे ये बता दीजिए सिर्फ इतना सा कि एग्रो माल का इस्तेमाल कितना हुआ, क्या बेनिफिट हुआ, क्या आपके पास उसके कुछ डेटाज हैं? आप कह रहे हो हमारी सरकार में एग्रो माल बनाए गए, क्या उसका इस्तेमाल हुआ? पैसा दिखाने के लिए कि पैसा खर्च हम इतना कर रहे हैं यहाँ पर, उसके लिए एग्रो माल बना दिए गए, लेकिन उसका इस्तेमाल क्या था वो आप मुझे बता दीजिए। शिक्षा में भी आपने एक ऐसा सिस्टम शुरू किया था जो ऑनलाइन क्लासेस थी वो दिखाई जाती थी और वो डब्बे यूं बेकार पड़े रहते थे। तो ये जो पैसा खर्च करके दिखा देना और हकीकत में कुछ करना, वो दोनों में फर्क है। मेरा पानी मेरी विरासत, भावांतर भरपाई योजना, इन सबको हम किसानों के लिए उनके डायरेक्ट उनको बेनिफिट पहुंचाना, उनके खाते में 6,000 रुपए प्रतिवर्ष डालना, ये सब जो है जमीन से जुड़ी, धरातल से जुड़ी चीजें हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ पैसा दिखाना है कि हमने यहाँ खर्च कर दिया, हमने यहाँ खर्च कर दिया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं पहुंचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपने यहाँ पर बात की कि स्कूल बंद कर दी, कौन से कर दी है मुझे नहीं मालूम, और एक यहाँ पे मृतकों को वैक्सीनेशन लगा दी गई। यहाँ पर आप ये बात उठा रहे तो इतना तो मेरे ख्याल से आप जब वैक्सीन लगवाने गए होंगे तो समझ आ गया होगा कि जो व्यक्ति वैक्सीन लगाता है तो कहीं ना कहीं एंटर करता है आधार कार्ड नंबर। तो हो सकता है एक आध नंबर इधर उधर हो जाए तो कुछ एक लोगों के गलत चले जाए। इसका मतलब ये नहीं कि वैक्सीनेशन का पूरा सिस्टम को आपने नकार दिया, पहले दिन से नकार रहे हैं आप। पहले आप बोल रहे हैं कि मोदी जी की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे, बाद में आप लोगोगों के बीच में जाकर कहते हैं कि वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। मोदी जी की वैक्सीन नहीं है, वो देश की वैक्सीन है। ऐसे नहीं कहेंगे आप बिल्कुल भी, वो हमारी 70 साल की बनाई हुई संस्था में बनी वैक्सीन है। ऐसे नहीं कहेंगे आप, वो देश ठीक है। रायसिंह जी साहब सुन लीजिए, एक बार बात खत्म हो जाए फिर मैं आपके पास भी आ रहा हूँ सर। सच्चाई चुपती है, बीच में ना बोलिए कृपया करके, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। और ये मैं नहीं कह रही हूँ मोदी जी की वैक्सीन, आप कहा करते थे मोदी जी की वैक्सीन है मत लगवाइए। देश के वैज्ञानिकों ने बनाई थी, लेकिन मोदी जी की प्रेरणा से, हमारी सरकार की प्रेरणा से बनाई थी। ऐसा नहीं था कि पोलियो की जो वैक्सीन है कितने सालों के बाद भारत में आई थी, हम सब ने देखा था इस चीज को। दूसरी बात, आप यहाँ पर बात कर रहे थे कि बेरोजगारी के, आपने आंकड़ों की बात करें, CMIE के आंकड़े हम समझ सकते हैं कि वो जो आंकड़े हैं वो क्यों दिए जाते हैं। आपके कांग्रेस से जो लोग प्रभावित हैं उससे वो इस एजेंसी के मालिक हैं, लेकिन अगर आप जो सरकारी वंदना जी CMI के आंकड़ों की बात करेंगे तो जहां बीजेपी शासित राज्य हैं उसमें कई राज्यों ने बेहतर भी प्रदर्शन किया है। भविष्य उसका भी मैं जवाब दे देती हूँ। हरियाणा में कुछ एक स्पेशल इम्पैक्ट है CMIE का। रणदीप सिंह सुरजेवाला के मित्र हैं व्यास जी, तो यहाँ पर वो कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक हित है तो कहीं ना कहीं दिखाते हैं उसको। आप ही देखिए कभी 48%, कभी 3%, आप देखिए ना, नोटिस करिए ना, राष्ट्रीय स्तर पर इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं ना फिर रणदीप सुरजेवाला। मतलब 1/3 जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड है, ऐसा हो सकता है क्या? कांग्रेसी जरूर अनएम्प्लॉयड है, लेकिन 1/3 लोग अनएम्प्लॉयड नहीं है। मैं इस चीज को नहीं मानती हूँ। ये आंकड़े यहाँ पर, इनको मैं CMI के आंकड़े हरियाणा के लिए मैं पूर्ण रूप से नकारती हूँ। यहाँ पर ओमकार सिंह जी है, वो भी कई बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्कूलों की बात कर रहे थे 134A में, तो आपको बताना चाहूंगी कि जितने भी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, उनके जो पेमेंट है वो लगभग हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो एडमिशन करने से मना कर रहे हैं। ये आपने भी देखा, हमने भी देखा। उसके बाद सरकार ने क्या किया, सरकार ने उनको नोटिस जमाया है। उनकी ओंकार जी, कोई ठीक है ओंकार जी पूरा मौका आपको मिलेगा जवाब देने का। बोलेंगे तो कैसे चलेगा? ठीक है मैम, जवाब दीजिएगा आप। हाँ, पूरा सुन लीजिए, उसके बाद आपके जो प्रश्न है मैं जवाब दे दूंगी। उसके बाद मान्यता तक रद्द हो जाएगी। 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू होना है और 1 अप्रैल को जो बच्चा है वो क्लास में बैठेगा। अगर नहीं बैठाया तो स्कूल की मान्यता रद्द हो जाएगी। ये स्टेप जो है मेरी सरकार करने वाली है। आपने यहाँ तो बोल दिया कि प्रॉपर्टी टैक्स माफ कर दिया प्राइवेट स्कूलों का, प्राइवेट स्कूल गरीब है, बड़ा अच्छा आपने यहाँ पर बोला, लेकिन शायद आप ये भूल गए कि हमने प्राइवेट स्कूल में जो फीस है उसकी लिमिट कर दी है कि आप 5% से ज्यादा इसको नहीं बढ़ा सकते हैं। ये कभी आपने सोचा था, या कांग्रेस के जो हमारे मित्र उन्होंने सोचा था? यूनिफॉर्म जो है, ओंकार सिंह जी, नहीं गलत तमाम चीजों पर सर जवाब दीजिएगा आप, मैं आऊंगा आपके पास। मैं एक बात का जवाब देती हूँ। यूनिफॉर्म जो है स्कूल जल्दी से नहीं बदल सकते हैं, इसका भी प्रावधान किया गया है। किताबें नहीं बदल सकते, और मैं
मैं तो बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि 5वीं और 8वीं का जो बोर्ड स्टार्ट हुआ है उसमें प्राइवेट स्कूल कहीं ना कहीं मजबूर हो गए कि उनको एनसीईआरटी की बुक लगानी है, वो छुपा कर दूसरे पब्लिशर की बुक लगा देते थे साथ में एनसीईआरटी बुक के साथ, लेकिन अब सिर्फ एनसीईआरटी बुक की पढ़नी पड़ेगी, बच्चा भी अवेयर है, पेरेंट भी अवेयर है कि सिर्फ एनसीईआरटी की बुक लगेगी। तो ये सब काम जो है वो मेरी सरकार में हो रहा है। आपने करप्शन पे बहुत सारी बातें की, आपने बोला जो है वहां पर बहुत ज्यादा करप्शन है। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, आपके संज्ञान में ऐसा कोई भी मामला आया है मुझे बताइए, हम उस पर एक्शन लेंगे। मतलब सिर्फ चैनल पे बैठने का काम नहीं होना चाहिए ना कि आपने कोई एक्शन लिया, अगर आपके संज्ञान में कोई मामला आया तो उसको उस पर एक्शन तो होना ही चाहिए ना। हम आपसे इतनी उम्मीद तो कर सकते हैं विपक्ष होने के नाते कि सब आरोप ना लगाएं। ठीक है, चलिए अब सुन लीजिए। और आपको यहाँ पर बैठकर मैं बोल रही हूँ कि उस पर एक्शन होगा। मुझे आप ठीक है मैडम, आप ठीक है, मैं आ रहा हूँ ओमकार सिंह साहब, आपके पास ही आ रहा हूँ क्योंकि ठीक है, मुझे लगता है आपकी बात खत्म हो गई है। आप जवाब दीजिएगा, उससे पहले राय सिंह गुज्जर साहब से एक रिएक्शन ले लूँ क्योंकि वो भी पहले कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं, उसके बाद सीधे आपके पास आ रहा हूँ सर, सीधे उसके पास आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है गुज्जर साहब। त्यागी जी, देखिए मेरी बहन ने मेरे पहले 5 प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया, जिसमें कोरोना में जान गंवाने वाले पीएम केयर फंड से 10-10 लाख मुआवजा देने की बात थी, तो कितनों को मिला है? कोई जवाब नहीं है। बीपीएल कार्ड में कोई जवाब नहीं है। और अब कृपया पीछे मत बोलिए, और इस प्रकार से एमएसपी की बात की, उस पर नहीं बोला। लगभग जो भी मैंने बात उठाई है, मुद्दे उठाए, किसी पर बात नहीं रखी। अब रही बात जो इन्होंने कहा है कि भाई मॉल में एग्रो मॉल क्यों बढ़ाए थे, अरे 7 साल से जो हमने पहले बढ़ाए थे उनको आप संभाल नहीं पाए, उनको आप उसकी जो वास्तु स्थिति थी उससे आगे नहीं बढ़ा पाए, किसानों को लाभ नहीं दे पाए, क्योंकि आपने काला बाजारी डीएपी में की है, बीज में की है, तो आप उन मॉलों को नहीं चलने देंगे। इस प्रकार से व्यवस्थापन ने खराब की है। और आप जो बात कर रहे हैं कि हमने 134 ए में, अरे गरीब बच्चे जो हैं उनके दाखिले नहीं हो पाए। और एक और बड़ी बात है त्यागी जी कि पॉलिटेक्निक में जितने भी सरकारी पॉलिटेक्निक है, सहायता प्राप्त जो पॉलिटेक्निक है, जितने भी छोटे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उनमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी फीस उन्होंने बढ़ा दी है। वहां पर फीस क्या होता था कि पहले सरकार उन बच्चों के खाते में बैठ डालती थी और वो बच्चे कॉलेज में उनको एडमिशन मिलता था, उसके बाद उनके एग्जाम होते थे। इस अब की बात पिछले लगातार 2 साल से सरकार ने उन बच्चों के खाते में पैसे नहीं डाले और हजारों बच्चे ऐसे हैं जो परीक्षा नहीं दे पाए। कोई जवाब नहीं है सरकार के पास। और 50,000 रुपए मेडिकल फीस होती थी, ठीक है, 50 हमारे समय में, इन्होंने 3 लाख रुपए कर दी, बढ़ा दी, गरीब बच्चों को वंचित कर दिया। और क्या बात करते हैं आप, एक भी बात। ठीक है सर, ओमकार सिंह साहब, ओमकार सिंह लेकिन सरकार के आंकड़े कहाँ हैं? बेरोजगारी पूरे चरम पर है। ठीक है सर, हो गया, आपकी बात हो गई, मैं आऊंगा, फिर आऊंगा। ठीक है ओमकार सिंह साहब। मैं अपनी बहन को बता दूं, करप्शन की बात करते हैं, अंबाला छावनी बस स्टैंड पर 2 रैन बसेरे बने हैं, सरकार के तकरीबन 2 करोड़ रुपए लगे हैं उस पे। वो रैन बसेरे रात को निःशुल्क हैं। मैंने रिटर्न में कंप्लेंट दी एक यात्री से, क्या अनेक यात्रियों से 100 रुपए पर व्यक्ति लिया जाता है, और 4 एम्प्लॉई है वहां पे, चारों के चारों एम्प्लॉई बीजेपी के हैं। एक बीजेपी पार्षद का रिश्तेदार है, दूसरा बीजेपी का पूर्व चेयरमैन का रिश्तेदार है, 4 एम्प्लॉई हैं। मैंने रिटर्न में कंप्लेंट दी ईओ को, अंबाला कैंट वाले को, नोट कर लेना, आपसे फिर पूछूंगा आपने कार्रवाई कराई। और पुलिस में लाल कुर्ती थाने में कंप्लेंट दी रिटर्न में कि ये रिश्वत ली जा रही है। रात को जो सोने के लिए गरीब आदमी आता है उससे 100 रुपए मांगे जाती हैं। ये गब्बर का शहर है, कहने का गब्बर है, बात करने का गब्बर है, काम करने का गब्बर नहीं है। सरेआम मैंने शिकायत दे रखी है, पुलिस स्टेशन में भी, ईओ को भी, पत्रों में भी आया, अखबारों में भी आया, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब मैं आना चाहूंगा मेरी बहन आपकी सरकार की कामयाबियों के ऊपर। आपने 5% डेवलपमेंट टैक्स लगा दिया एकदम से, और जब पता लगा ना नगर परिषद के चुनाव आगे, पता लगा ना जनता दिखाएगी रास्ता, 1 मिनट में यू टर्न लिया, 5% वापस कर दिया। और दूसरा सुनिए, 3% लगता था रजिस्ट्री का महिलाओं के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में 5% लगता था पुरुषों के लिए। आपने बिना किसी को बताए 5% और 7% कर दिया। हरियाणा की 90% आबादी आज भी गांव में है। आपने एकदम से 3 का 5, 5 का 7% स्टाम्प ड्यूटी कर दिया। इसका फर्क किसको पड़ा? किसान को पड़ा। और आप कहते हो हम तो किसान हितैषी हैं, बोलते हो ना आप किसान हितैषी हैं। मैं बता रहा हूं, स्टाम्प ड्यूटी आपने एकदम से बढ़ा दी, उसके बावजूद धारा 7 है जो जबरदस्ती इन्होंने रजिस्ट्रियों पर लगा दी ताकि करप्शन बढ़े। अरे भाई लगती नहीं है,
जो कॉलोनियां खट्टर साहब ने 2018 में नियमित कर दी, उनको भी धारा 7 में लगा दोगे। और एक छोटी सी बात कह के अपना काम समाप्त करूंगा मैं। अनिल विज हमारे क्षेत्र से आते हैं, उनका मैनिफेस्टो पढ़ लेना। पिछले 5 साल में कहते हैं 1825 करोड़ रुपए अंबाला छावनी में लगाए। अंबाला छावनी सिर्फ 1100 एकड़ में बसा हुआ एरिया है। 1100 एकड़ नहीं खरीद ली जाए तो 250 करोड़ रुपए की आती है। 1875 करोड़ रुपए में एक नया अंबाला छावनी बस जाता है। ये भ्रष्टाचार का नया नमूना बता रहा हूं मैं आपको। और इसके अलावा आज जनता हर मामले में पिस रही है। गैस का सिलेंडर आप बढ़ा देते हो बिना बताए। गैस की सब्सिडी 7.5 रुपए आ रही है। शर्म आनी चाहिए आपको, सुनने वालों को। 7.5 रुपए सब्सिडी आ रही है। हर एक मामले में सरकार ने निचोड़ कर रख दिया। यूक्रेन में फंसे विद्यार्थी, 20,000 विद्यार्थी फंसे हुए हैं और एक विमान आता है 219 छात्रों को लेके, बड़े बड़े अक्षरों में प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो आ जाती है। अरे जितने पैसे आप एडवर्टाइजमेंट पे लगा रहे हो, हमारे बच्चों को निकालो वहां से। एक बच्चे की मृत्यु होगी, बहुत दुख की बात है, बहुत संवेदना की बात है। इसके बावजूद आप कभी कह रहे हो हमारे 4 मंत्री जा रहे हैं लेने के लिए, हमारे ये जा रहे हैं। अरे भाई आप आज मैंने पढ़ा पोलैंड के ने अगर हमारे छात्रों को वहां पे छूट दे दी रहने के लिए, वहां पे भी मोदी जी का गुणगान हो रहा है। मोदी जी के करके पोलैंड में दे दी। अरे भाई जनता का धरातल पर काम कीजिए। हमारे यूक्रेन में बसे बच्चों को वापस लेके आइए और ऐसी व्यवस्था कीजिए दोबारा बच्चे यूक्रेन ना जाएं। हरियाणा में शैक्षिक शिक्षा हो, मेडिकल शिक्षा जो 5 लाख रुपए साल की होनी चाहिए, जो यूक्रेन में लौटूंगा आपके पास पोपली जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले रिएक्शन मैं हवा सिंह साहब से लूंगा। सर, क्योंकि पिछली बार जो बजट पेश किया गया था उसमें 2-4 ऐसे बड़े ऐलान जो किए गए जो काफी बेसिक, चाहे शिक्षा की बात करो, 9वीं से 12वीं तक की शिक्षा को फ्री करने का बात प्रदेश सरकार ने कही थी, और प्राइवेट क्षेत्र में युवाओं को न्यूनतम 50,000 नौकरियां देने की बात कही थी। हालांकि उसको लेकर काम भी किया, मामला कोर्ट में भी पहुंचा, ठीक है। जो ये चीज़ें हुई हैं, इसके अलावा 20,000 मकान जो हरियाणा हाउसिंग बोर्ड पर बनाने की बात सरकार की तरफ से कही थी। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरह से पिछले बजट में जो ऐलान बड़े किए गए, क्या अब तक उन पर लग रहा है कि काम हुआ है? त्यागी जी, ये बड़ा अहम मुद्दे आपने उठाए हैं। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है। क्योंकि मेरे भाई जो ये क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो बेसिक चीजें ये है कि हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना बचता है जी। हमारे हरियाणा स्टेट का यदि आप बजट उठा के देखेंगे पिछले सालों का, लगभग 60 से 65% जो है वो हमारा सैलरी में, पेंशन में और इंटरेस्ट में पैसा चला जाता है जी। हार्डली 35% पैसा हमारे पास बचता है जो हम डेवलपमेंट पे खर्च कर सकते हैं। जो भाइयों ने 134 के भाई उनको फीस के पैसे नहीं वापस हुए, या सड़कें नहीं बनी, या हेल्थ नहीं बना, या एक्सटेंशन लेक्चर्स परमानेंट नहीं हुए, या हमारी जो बहनें छोटी छोटी नौकरी में उनकी समस्याएं हैं, या आपने हाउसिंग का भी इतने मकान बने नहीं बने, ये सारी जो मुद्दे हैं वो डिपेंड करता है हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर का पैसा कितना बचता है। हमारे पास लगभग 35% बचता है, और उसमें से 35% में से हमारा 17% जो है, जो हमने लोन ले रखा है सरकार ने, उसमें चला जाता है। तो कुल मिला के मुश्किल से हमारे पास जो ना 20-25% के करीब पैसा बचता है जो हम विकास पे खर्च कर सकते हैं जी। तो वो जरूरी है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन देखना बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, हर स्टेट का इशू है। हमारे हरियाणा के हर स्टेट का, चाहे कांग्रेस की स्टेट है, चाहे बीजेपी की स्टेट है, या किसी और पार्टी की, कि वो फिजिकल बजट के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पा रहे। हमारा एक्ट बना 2003 में भी फिजिकल 3% नहीं बढ़ेगा, हमारे हरियाणा का 3.2% है। आप देख ले, तो सरकारी रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ मैं कोई पॉलिटिकल इशू पे नहीं बोल रहा, मैं सरकारी रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। मेरा फर्ज ये है कि मैं सरकारी रिकॉर्ड से बात रखूँ आपके सामने, सभी के सामने। तो हमारा फिजिकल बजट बढ़ चुका है, कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिए वो कम हो चुका है। हमारा रेवेन्यू जो है ना, कोविड की वजह से या फार्मर एजुकेशन की वजह से, कोई भी कारण हो सकते हैं, और भी बहुत से कारण है, उसकी वजह से हमारा जो रेवेन्यू है वो कम हो चुका है, काफी कम हो चुका है, 7 से 9% कम हुआ है। बेरोजगारी दर हमारी बड़ी, ऑफिशियल मैं बोल रहा हूँ, मैं SMI की रिकॉर्ड की नहीं बात कर रहा, हमारे 9.5% ऑफिशियल रिकॉर्ड बोल रहे हैं एम्प्लॉयमेंट। तो इसका मतलब है कि हम यदि इन सारी समस्याओं का हल ढूंढना चाहते हैं, हमें 2 चीजें जरूर करनी पड़ेंगी। एक तो हमारा जो ना, हमें अपना रेवेन्यू सीट बनाने पड़ेंगे, सरकार को ढूंढने पड़ेंगे नए नए रास्ते कि जहाँ पर वो जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, अमीर लोग हैं,
उनके ऊपर टैक्स लगाना पड़ेगा आपको। जो टैक्स की चोरी है उसको रोकना पड़ेगा आपको जी। उस पैसे से आप जो ना रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे ओंकार जी ने, मेरे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बातें रखी, तो इन बातों का हल जो है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पे हमें ज्यादा चेक रखना पड़ेगा। ये थोड़ी भाई सीएम साहब और कुछ में आ रहे हैं कि सीएम साहब इज वेरी ऑनेस्ट पर्सन, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं बिल्कुल साफ सुथरा आदमी हूँ, परंतु जो ना जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं पर लैक है। ये बातें ओंकार जी ने और मेरे भाई राय सिंह जी ने रखी हैं, कहीं ना कहीं सरकार को इन पर सोचना चाहिए। ठीक है सर, सिर्फ निकाल एक सवाल मेरा ये भी था, देखिए बेरोजगारी को लेकर सीएमआई के आंकड़े लेकर टारगेट करते हैं सरकार को विपक्ष, लेकिन नीति आयोग का जब एसडीजी इंडेक्स आता है उसमें कहा जाता है कि पूरे देश में सबसे तेजी के साथ प्रगति करने वाला हरियाणा प्रदेश है। उसमें खुद ही नीति आयोग की मैं डाटा दे रहा हूँ आपको, वो हमारा जो सेंट्रल का बेरोजगारी वो 7 पॉइंट समथिंग है, हमारा हरियाणा का 9 पॉइंट समथिंग है, हमारा 2% का गैप है। ये तो ऑप्शनल डाटा की बात कर रहा हूँ मैं, नीति आयोग की बात कर रहा हूँ त्यागी जी आपके साथ, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ। तो हमारे रिकॉर्ड ही ये कह रहा है, तो हमें इस बात पे, जैसे हमारा जो रिजर्वेशन का इन्होंने रखा 75%, मैं उसका सपोर्टर हूँ, मैंने सीएम साहब को भी चिट्ठी लिखी है, ये होना चाहिए, हमारी इन्वेस्टमेंट है वहाँ, हमारा स्टेट के सोर्सेज है, हमारा अधिकार है उन सोर्सेज के ऊपर, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे लोकदल की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार है, जो बीजेपी के, हमारे सोर्सेज का फायदा हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। ऐसे मुद्दों पर हम जो ना, कोई भी पार्टी ने इसको क्रिटिसाइज नहीं करा, ना कांग्रेस ने बुरा कहा ना इन लोगों ने बुरा कहा। तो ऐसे मुद्दे सरकार को ऐसी पॉलिसी लेके आनी पड़ेंगी जिससे कि जो है हमारा जो सोर्सेज है पैसा बढ़े और उसका पैसा जो है ना वो इन्वेस्टमेंट पे, स्ट्रक्चर पे खर्चा हो। मेरी बहन पोपली ने एक बात रखी, हेलो जी जी पूरी कीजिए अपनी बात। एक बात रखी कि मेरे सामने कोई ऐसी समस्या लाई, मैं बहन, मुझे अच्छा लगा, इन्होंने बड़ी अच्छी बात करी। मैं कुरुक्षेत्र का निवासी हूँ, हमारी यहाँ एक सड़क बनी थी 3rd गेट से लेकर पीपली तक, 7 किलोमीटर की सड़क है, वो मैंने भी सीएम साहब को 500 दुकानदारों के हस्ताक्षर करा के भेजे, आज तक वो 6.5 साल में सड़क नहीं बनी। ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं सीएम साहब से कहते हुए बहन के पास भी सारा रिकॉर्ड भेज दूंगा जी। मैं सीएम साहब के बिंदु पे गया हूँ, डीसी साहब से मिला, कोई सुधा जी तो हाथ खड़े करके बोला डॉक्टर साहब सॉरी आई एम हेल्पलेस। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मैं मीडिया पे बात रख रहा हूँ। मैं अपनी बहन से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपको सारे रिकॉर्ड भेज दूंगा कि 6.5 वर्ष में जो रीढ़ की हड्डी है शहर की, मैं यहाँ पर 55 वर्ष से रह रहा हूँ, 13.5 वर्ष की आयु में शिक्षा लेने के लिए आया मैं इतने वर्ष से मुझे पहली बार ऐसा मौका मिला कि सड़क की इतनी हालत खराब है, और जबकि हमारा शहर जो है ना गीता के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर श्री कृष्ण ने गीता जी का उपदेश दिया, और हमारे सीएम साहब ने काफी चीजें दी हमारे शहर को और इंटरनेशनल बनाने के लिए काम किया, परंतु मुझे नहीं पता लगा जो हमारी रीढ़ की हड्डी है सड़क, ये क्यों नहीं बन पा रही जी। आज तक किसी के पास जवाब नहीं है। मुकदमा दर्ज होगा, लगता है मेरे को सवाल उठा रहे हैं पोपली मैम जिस तरह से सवाल ये उठ रहे हैं उसमें सवाल मेरे भी हैं, क्योंकि देखिए पिछले बजट में जिस तरह से वादे किए गए, हालांकि उसके अलावा कई मुद्दे इस बार विपक्ष की पोटली में हैं, लेकिन चाहे बात 9वीं से 12वीं तक की फ्री शिक्षा की बात हो, चाहे ये भी वादा किया गया था कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला कोई परिवार नहीं प्रदेश में बचेगा, क्या वो काम हो पाया है? हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर जो मकान बनाए जाने वाले थे वो क्या मकान बनाए जा चुके हैं? ये पूरी तस्वीर जरा साफ कीजिए। मैं त्यागी जी आपसे 1 या 2 मिनट लेना चाहूंगा। जो बात आपने मुद्दे रखे हैं ये बड़े बेसिक मुद्दे, आज के नहीं है, जब से देश आजाद हुआ है तब से मुद्दे चले आ रहे हैं। ये आज के हम किसी विशेष सरकार को इसके लिए दोषी ठहराएं, मैं नहीं ठहराऊंगा कम से कम, क्योंकि बड़ी लॉन्ग प्रोसेस चाहिए इन चीजों को। शिक्षा की बात करिए आपने, तो 9वीं से 12वीं के होना चाहिए, उन बच्चों को इससे एडमिशन मिलना चाहिए। मेरे भाई ने बातें रखी कि जो गरीब बच्चे हैं उनको जो ना स्कॉलरशिप मिलने चाहिए, ये बड़ी लॉन्ग प्रोसेस है। यदि आप टोटल इतिहास था के देखो, मैं तो शिक्षा का जुड़ा हुआ आदमी हूँ, 35 साल नौकरी किया, तो ये तो बड़े सीरियस मुद्दे हैं और इन पे मेरा बुरा मत मानना। ये भाई मेरे सारे बैठे, चाहे रूलिंग के चाहे अपोजिशन के, शिक्षा के बारे में सारी सरकारों का नजरिया जो ना ज्यादा अच्छा नहीं है, ज्यादा अच्छा नहीं है, जितना मेरा अपना एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। ये जरूरत है, हमारे जो भाई बैठे हैं, जो हमारे देश के सबसे बड़ा, यदि हमारे देश को आगे ले जाना चाहते हैं, हमें शिक्षा पर और हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे सरकार ने रोड बहुत ही अच्छी बनाई है, इसमें खुद हो रहा है, इसको मानना चाहिए हमें जो अच्छी काम करते हैं।
हेल्थ की फैसिलिटीज काफी इंप्रूव की है, हमें मानना चाहिए इसको। परंतु कुछ जैसे बेरोजगारी है, हमारी सरकार से जो आशा थी वो उस आशा पे आज हम नहीं आ पा रहे हैं। सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा की जहाँ हायर एजुकेशन है वहाँ पर यूनिवर्सिटीज में पोस्ट खाली पड़े उनको भरना चाहिए, जब ये प्रोसेस शुरू करनी चाहिए सरकार को। ये सभी सरकारों की जिम्मेदारी है। हम किसी को दोष दे के अच्छा बुरा कह के समाज को आगे नहीं ले जा सकते। तो सरकार को बजट में, ये तो मैंने शुरू में कहा कि सरकार का एक बजट का एक ऐसा मौका है जहां सरकार को घेरने का मौका दिया जाता है पोजिशन के लीडर्स को। मैं पोजिशन के भाइयों से प्रार्थना करना चाहती हूँ एज ए टीचर कि वो तथ्यों के साथ सरकार को घेरें, सरकार को मजबूर करें कि वो समाज के लिए काम करे, यदि नहीं कर पा रही तो। परंतु सिर्फ ये कहना, ये नहीं करा, वो उसको बुरा कहता है, उसको बुरा कह के अपना 10 दिन 12 दिन का सेशन होता है, चले जाते हैं घर। तो सरकार को भी अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है। तो सरकार की बात भी सुननी चाहिए और जहाँ सरकार की कमजोरी है उसको ठीक करने का प्रयास हमें सबको मिलकर करना चाहिए। चलिए ठीक है सर, बड़ा तटस्थ रहकर आपने पूरा इसका विश्लेषण कर दिया है। एक दिन में मकान नहीं बनता, एक मकान खुद ही बनाओगे आपको 3 साल लग जाएंगे। तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो आपको, जैसे हमारे ओंकार सिंह जी ने और राजकुमार जी ने विद फैक्ट्स के साथ रखे, तो मेरी बहन से भी मैं आशा करता हूँ उनको विद फैक्ट्स ही जवाब दें, तो हमारा हेल्दी डिस्कशन होगा, हमारा समाज का ओवरऑल भला होगा। ठीक है, मेरा ये मानना है। जी, मैं जवाब देना चाहूंगी। उससे पहले मैं हवा सिंह जी से पूछना चाहूंगी। जब मैं पिछले बार कुरुक्षेत्र आई थी, क्योंकि मैं रेवाड़ी से आती हूँ, तो वहां पर इस समय क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना पता है जो गीता द्वार है उसके पीछे जो रोड है वो उस समय बन रही थी, बिल्कुल नई रोड वहां पर बनी है। आप कौन सी रोड की बात कर रहे हैं, उसका मुझे एक बार जरूर बताइएगा। दूसरी बात, मैं आपसे इस डिबेट के बाद, हवा सिंह जी, मैं इस डिबेट के बाद एक बार आपसे टेलीफोनिकली बात कर लूंगी। और जहाँ तक यहाँ पर मैं आपको रिकॉर्ड भी भेज दूंगा, मैं आपको फोटो भेज दूंगा, क्योंकि मेरे को सांस की बीमारी नहीं थी, कभी जिंदगी में हुई नहीं। मैं कल ही पोल्यूशन बोर्ड में भी गया था कि इतनी मिट्टी धूल है कि मेरे को सांस की बीमारी होगी। हमारे एक पड़ोस में बहुत बड़े अफसर की वाइफ चली गई इसकी वजह, धूल की वजह से। ये सुधा जी को भी पता है, सारे शहर को पता है, सारे हरियाणा को इस बात का पता है। हमें इस बात का दुख है कि सरकार ने इतने अच्छे काम किए, और देखो बहुत काम किए, मैं खुद कह रहा हूँ कुछ क्षेत्र में, परंतु इस सड़क का हमें आज तक समझ नहीं आया। तीसरा ठेकेदार है ये। एक बार डिबेट के बारे में इस विषय में चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपकी जो बात थी, ठीक है हवा सिंह साहब, जवाब ले लेता हूँ। ठीक है, शिक्षा को लेकर जो आप कह रहे थे कि मुझे लगता है कि मेरी सरकार ने शिक्षा को लेकर जो बेसिक चीजें की हैं वो इससे पहले कभी नहीं हुई है। अगर मैं बात करूँ कि 9वीं से 12वीं तक शिक्षा जो है नहीं किया, परंतु और मैं एक बार आपकी बात मैं जवाब दे देती हूँ। आप कह रहे आंकड़े के साथ जवाब चाहिए, तो मैं आंकड़ों के साथ ही जवाब दे देती हूँ। 9वीं से 12वीं तक की शिक्षा को हमने जो है उसको आरटीई के अंदर लेकर आए हैं हम। इसके अलावा एक सक्षम योजना स्टार्ट की गई, उसके अनुसार कि शाम के समय में क्लासेस लगती थी और बेसिक कॉन्सेप्ट अगर किसी बच्चों को क्लियर नहीं है तो उनको कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते थे और उसके बेसिस पे उनका टेस्ट लिया जाता था। मुझे लगता है ऐसा काम कोई सोच भी नहीं सकता सरकारी स्कूल के लेवल में कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों के वो भी क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा सुपर 100 में हमने किया है कि 100 बच्चों को, डिस्ट्रिक्ट के 100 बच्चों को अलग से, जो इंटेलिजेंट बच्चे थे उनको कोचिंग दी गई, उनका IIT में एडमिशन हुआ। सभी बच्चे कहीं ना कहीं अच्छे एरिया में जो है वो पढ़ने के लिए गए और हमारे जो देश की युवा शक्ति है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हमारे देश की शक्ति को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जहां तक आप रोजगार की बात कर रहे हैं तो आपको बताना चाहूंगी कि रोजगार बिना कौशल के नहीं आ सकता। मुझे लगता है पहले जो हमारा, बहुत समय पहले की बात करो, हमारा शिक्षा सिस्टम ऐसा होता था, एजुकेशन सिस्टम, कि क्लब्स डेवलप होते थे जो अंग्रेजों ने छोड़ा था। उसके बाद उसमें ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज आया, लेकिन कौशल देना वो इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे कि पलवल में हमने कौशल विश्वविद्यालय खोला, हमने पंचकुला में खोला, हम तकरीबन 5.5 बच्चों को जो है हम कौशल दे चुके हैं, उनको हम टेक्निकल एजुकेशन दे चुके हैं ताकि उनको जॉब लेने में प्रॉब्लम नहीं हो। 48,000 उद्योग जो है वो हम डेवलप कर चुके हैं। इसके अलावा 1,69,000 करोड़ का निवेश आ चुका है। 83,000 जो नौकरियां हैं वो हमने सरकारी क्षेत्र में दी हैं। तो ये सब जो काम है ये मेरी गवर्नमेंट का है। ओंकार सिंह जी ने अभी यहाँ पर एक बात कही
मैं बीच बात में एक करते बात अम्बाला रखूंगा, बीच में रैन बसेरा की। डिस्टर्ब नहीं करता मैं आप अम्बाला रैन आपको आप बसेरा की आपने एक बात की। कहना भूल गई। आइए इसका सोल्यूशन होगा, लेकिन एक बात आपने एक म्युनिसिपैलिटी में आपका प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जो आपने कहा था कि वहां पर प्रॉपर्टी आईडी बन रही है तो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसका कोई आप एग्जाम्पल नहीं दे पाए, ना आप मुझे उसका कोई प्रूफ दे पाए। लेकिन जो आपने अम्बाला की बात कही है उसको मैं जरूर इस बारे में डिस्कस करूंगी। एक दिन ओंकार सिंह नॉर्मल बन के आ जाइए, ओंकार सिंह जी, आप अम्बाला में रहते हैं, आप अम्बाला में रहते हैं, आप आरोप पूरे हरियाणा का लगाते हैं, फिर आप एक रैन बसेरा का 100 रुपए का लेकर आते हैं। 100 रुपए नहीं ले रहे चाहिए, वो जब सरकार की तरफ से फैसिलिटी दी गई है तो वो 100 रुपए लेने का कोई हक नहीं है उनको। लेकिन आप पूरे हरियाणा की बात करते हैं, जब से आपसे एग्जाम्पल पूछा जाता है तो आप रैन बसेरा की बात करते हैं, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। सिर्फ आप मुझे दीजिए ना, मैंने आपको कब मना किया? चलिए ठीक है मैम, रोकना पड़ेगा मुझे आप सभी को। ठीक है, मुझे रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए चर्चा के लिए आज वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। वंदना पोपली जी, राय सिंह गुज्जर साहब, ओमकार सिंह साहब और हवा सिंह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस चर्चा का हिस्सा बने, तमाम सवालों के जवाब भी दिए। तो फिलहाल हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज आगाज हो गया है। विपक्ष की पोटली में कई मुद्दे और सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। हालांकि विधानसभा में अब उन सवालों के जवाब विपक्ष को मिलेंगे या फिर एक बार फिर से ये सेशन जो है हंगामेदार रहेगा। इसी के साथ बड़ा मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।